गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा ये चल रहा था अपन का ये अंतर्राष्ट्रीय जो लक्ष्य चल रहे थे हमारे 6 वर्षीय विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य चल रहे थे उसमें हमारा अब 8वां पॉइंट आता है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। इसका क्या होगा हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट इसके अंतर्गत अब बच्चों इसमें हमारा क्या आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अब इस लक्ष्य को भी स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस लक्ष्य को भी स्वीकार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय विकास की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ही यानी वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर ही वैश्विक विकास संभव है। वैश्विक विकास भी संभव है, इसकी भी साझेदारी जरूरी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के अंतर्गत वैश्विक विकास के लिए ये वैश्विक साझेदारी भी विकास के लिए आवश्यक है। इसको भी इसमें इस लक्ष्य को लाया गया कि इसलिए वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता इसमें क्यों है, जिससे कि हमारा इसमें जो काम है वो ठीक प्रकार से हो सके और ये सहयोग यानी इसके सहयोग को भी विकसित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी इसमें विकसित करना होगा और ये सहयोग दो देशों के मध्य हो सकता है। या तो ये सहयोग दो देशों के मध्य हो सकता है या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। इन दो कारणों की वजह से ये कार्य हो सकता है। इस सहयोग को विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित क्षेत्रों का चुनाव किया जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उत्तरोत्तर वृद्धि संभव है। यानी लगातार वृद्धि इसकी संभव है। इसीलिए इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारे कई क्षेत्र भी आए, कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये जो हमारा 8वां लक्ष्य चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है जो हमारा 8वां, इसके अंतर्गत ये हमारा लास्ट है। अब इसके अंतर्गत हमारे जो क्षेत्र आए तो उन क्षेत्रों का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अब हमारा पहला आता है भेद रहित व्यापार प्रणाली। पहला आता है हमारा इसमें भेद रहित व्यापार प्रणाली। ये ग्लोबल पार्टनरशिप के अंतर्गत हमारा आता है भेद रहित व्यापार प्रणाली। इसमें हमारा आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन व्यापार प्रणाली यानी ट्रेडिंग सिस्टम। इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी भेद रहित व्यापार प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेद विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें इसके विकास के लिए भेद रहित व्यापार प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी भेद रहित जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, भेद रहित व्यापार प्रणाली का व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक देश को दूसरे
दूसरे देश के हितों को ध्यान में रखकर व्यापार शर्तों का निर्धारण करना चाहिए। ये नहीं है केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचा जाए कि हमें अपने देश के बारे में सोचना है। इसलिए प्रत्येक देश को दूसरे देशों के भी व्यापार के बारे में सोचकर दूसरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार शर्तों को निर्धारण करना चाहिए कि हमें कौन कौन सी शर्तें लगानी है। तो उसी प्रकार व्यापार शर्तों का निर्धारण करना चाहिए, यानी दूसरों के भी हित के बारे में सोचते हुए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश के साथ समानता का व्यवहार करते हुए उसको विकास के अवसर प्रदान करना चाहिए। केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल अपने देश का ही भला करें, हमें दूसरे देशों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यापार प्रणाली को हमें निर्धारण करना चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का विकास, यानी जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों का विकास हो एवं साझेदारी संभव हो सके। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है कि नियम आधारित वित्तीय व्यवस्था। दूसरा आता है हमारा नियम आधारित वित्तीय व्यवस्था। इसमें हमें क्या करना है कि रूल बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हमें नियम के आधार को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा सभी देशों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप हमें वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। और इसके साथ साथ विकसित देशों को अविकसित एवं विकासशील देशों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग करना चाहिए। ये व्यवस्था पूर्णतः पारदर्शी और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। ये आपकी समझ में आया। ये इन पॉइंटों को आपको लिखते जाइएगा। अब हमारा बाद में आता है नंबर 3, श्रेष्ठ शासन की वचनबद्धता। श्रेष्ठ शासन की वचनबद्धता। अब इसके अंतर्गत हमारा आता है कमिटमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। यानी श्रेष्ठ शासन की वचनबद्धता। इसके अंतर्गत हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी निर्धारित किया गया कि जब भी दो देशों के मध्य कोई साझेदारी होती है, जब दो देशों के मध्य किसी प्रकार की कोई साझेदारी होती है तो किसी विशेष क्षेत्र में होती है, तो दोनों देशों द्वारा अपनी वचनबद्धता का पालन श्री सूत्र के अनुसार किया जाता है। तो दोनों देशों को द्वारा अपनी वचनबद्धता का पालन श्रेष्ठ रूप में होना चाहिए। इसी क्रम में प्रत्येक देश और तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अपने श्रेष्ठ संचालन एवं सहयोग की वचनबद्धता का निर्वहन करना चाहिए। इससे साझेदारी दीर्घ समय तक प्रभावी रहेगी और सदस्य देशों का विकास भी श्रेष्ठ रूप में हो सकता है, श्रेष्ठ रूप में हम कर सकते हैं। अब हमारा अगला आता है गरीबी दूर करने के लिए साझेदारी। नंबर 4 आता है हमारा गरीबी को हम दूर कैसे कर सकते हैं।
गरीबी दूर करने के लिए साझेदारी। गरीबी दूर करने के लिए साझेदारी। पार्टनरशिप फॉर poverty reduction। यानी गरीबी उन्मूलन, रिडक्शन। यानी गरीबी एक वैश्विक समस्या है, गरीबी एक वैश्विक समस्या। तो इसको दूर करने के लिए इसका उन्मूलन राष्ट्रों के आपसी सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही हो सकता है। यानी कोई भी विश्व में गरीब ना रहे, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक दृश्यों से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक देशों से आग्रह किया कि वे एक दूसरे के विकास में सहयोग करें, जिससे एक और तो उनमें गरीबी का उन्मूलन हो सकता है, यानी गरीबी को हटा सकते हैं हम, गरीबी का उन्मूलन हो सकता है, तो दूसरी ओर सभी देशों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, यानी कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब हमारा अगला आता है अल्प विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना। अल्प विकसित देश, अगला आता है हमारा अल्प विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं का, कि इनको कौन कौन सी विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है, इनकी विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना। विशेष आवश्यकताओं का पता लगाना, कि पहले हम इनका पता लगाएंगे, उसके बाद तो फिर इनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। पहले इनका अल्प विकसित देश है, तो उनकी विशेष आवश्यकताएं कौन कौन सी, उनको पता लगा के तभी तो उनका सहयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, एड्रेस द स्पेशल नीड, एड्रेस द स्पेशल नीड, एड्रेस द स्पेशल नीड ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यानी हमें ये पता लगाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये भी स्वीकार किया कि हमको सर्वप्रथम अल्प विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में पता लगाना चाहिए तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास करना चाहिए, फिर जिससे उनका विकास तीव्र गति से हो सके, जैसे कि हमारा आता है कि अल्प विकसित देश अपना सामान अन्य देशों के लिए निर्यात करते हैं, तो विकसित देशों को उनके निर्यात में, तो अल्प विकसित देशों को उनके निर्यात में, विकसित देशों को उनके निर्यात पर कर में छूट देनी चाहिए। यदि अल्प विकसित देश कुछ सामान को अपने देश से दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको विकसित देशों को उनके निर्यात में कर में छूट लगानी चाहिए। जो देश विकसित हैं उन्हें अल्प विकसित देशों की मदद करनी चाहिए, यानी अल्प विकसित देशों की कर में छूट देनी चाहिए, जिससे उनका व्यापार आगे बढ़ सके, इसलिए उनको उनकी सहायता करनी चाहिए। और अल्प विकसित देशों के लिए ऋण में राहत प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी उन्होंने जो ऋण लिया है, जो उधार लिया है, उनको भी राहत प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि वे निर्धारित समय पर ऋण अदा नहीं कर पाते, यानी जो अल्प विकसित देश है, यदि वो निर्धारित समय पर अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको वह निर्धारित समय ऋण अदा नहीं कर पाते तो उनकी समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए, कि कोई बात नहीं, उनको थोड़ा सा समय और आगे बढ़ा देना चाहिए कि आप बाद में करा देना,
और यदि दो देशों ने आपस में एक दूसरे से कर्ज ले लिया है और वो कर्ज और दोनों ही दो देश एक दूसरे को देने में असमर्थ है, यानी वो अपना जो उन्होंने उधार ले लिया है वो एक दूसरे को देने में असमर्थ है, नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको निरस्त करने का प्रयास करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, यानी उनको निरस्त करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पविकसित देशों को जो भी सहायता प्राप्त हो सकती है वह उनको उपलब्ध करानी चाहिए। इस बात का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला हमारा आता है छठा, कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान। छठा आता है हमारा कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान। कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान। कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान है सॉल्यूशन ऑफ डेट, solution of debt related problems। सॉल्यूशन ऑफ डेट रिलेटेड सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया कि इनको विकसित देशों को ऋण संबंधी समस्याओं पर व्यापक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, व्यापक रूप से इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको उपाय करना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको उपाय करना चाहिए और इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उनको ऋण प्रदान करते समय उनके पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। जब वो उनको ऋण प्रदान कर रहे हैं तो उनको ऋण प्रदान करते समय उनको उसकी पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि विकासशील देश निर्धारित समय पर ऋण नहीं लौटा पा रहे हैं, यदि वो निर्धारित समय पर अपना ऋण नहीं लौटा पा रहे हैं तो उनको इस अवधि को बढ़ा देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी सुझाव दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी सुझाव दिया गया कि जिन देशों को कर्ज दिया जा रहा है उनकी पोषणीय विकास के लिए भी उस ऋण का कुछ भाग व्यय होना चाहिए, कि वो लोग पोषण में भी अपना कुछ भाग व्यय करें, व्यय मीन्स खर्च करें। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पविकसित देश एवं द्वीपीय देशों के लिए अब निम्नलिखित क्षेत्रों की सहायता लेकर इसको बताया कि निम्नलिखित क्षेत्रों की सहायता देकर इसके विकास में सहयोग किया है। ये तो हमारे हो गए। अब आता है हमारा कर्ज संबंधी समस्याओं के समाधान के अंतर्गत, ये तो आपने लिख लिए होंगे। अब आप इसके बारे में लिखिए जो हमने भी आपको बताया है, कर्ज संबंधी समस्या। अब इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारा टॉपिक चला है कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान, यानी आधिकारिक विकास सहायता। पहला हमारा आता है आधिकारिक विकास समस्या, यानी आधिकारिक विकास सहायता। ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस कि इनको आधिकारिक विकास सहायता किस प्रकार प्रदान की जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी बताया गया इसमें कि अल्पविकसित देश और द्वीपीय देश, अल्पविकसित देश और द्वीपीय देश एवं स्थिर सीमा से घिरे देशों को आधिकारिक
विकास सहायता प्रदान करके, आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करके इनको सहयोग प्राप्त किया जाए, सहायता प्रदान करके इनके विकास का सहयोग प्रदान किया जाए। तो इसके अंतर्गत हमारा आता है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामाजिक सेवाओं के लिए अनुदान प्रदान किया। जैसे कि हमारा आता है प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा है, शिक्षा है, स्वच्छता है एवं पेयजल सुविधा आदि, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इसकी आधिकारिक विकास सहायता भी की। और इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन देशों के विकास के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इन देशों के विकास के लिए वित्तीय, तकनीकी एवं विविध प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। इनको विविध प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे कि इन अल्पविकसित देशों के विकास स्तर में सुधार संभव हुआ। अब इसके बाद हमारा आता है बाजार संबंधी सहायता। नंबर 2 आता है हमारा बाजार संबंधी सहायता। बाजार संबंधी सहायता यानी मार्केट रिलेटेड असिस्टेंस, इसके अंतर्गत अल्पविकसित देशों को व्यापार प्रक्रिया में भी अनेक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। जैसे विकसित देशों से विकास के लिए अल्पविकसित देश किसी वस्तु या तकनीकी का आयात करते हैं, यदि किसी से तकनीकी का और वस्तु का आयात करते हैं तो उनको विकसित देश हैं जो वो कर में छोड़ देंगे। अल्पविकसित देशों के लिए विकसित देश जो है वो उनके कर में छूट देंगे। फिर उसके बाद तो उनको वो छोड़ देंगे और विकसित देशों द्वारा कृषि उत्पादन एवं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भी औसत छूट दी जाएगी उनको, उसमें भी उनको औसत छूट दी जाएगी। और उसके बाद जिससे कि विकासशील देश अपने उद्योग और उत्पादन को बढ़ा सके। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की उत्पादन क्षमता एवं औद्योगिक विकास की वृद्धि के लिए आधिकारिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे इनका विकास हो सके। इस प्रकार विकसित देश विकासशील देशों को बाजार एवं व्यापार में पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं, पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। अगला आता है हमारा ऋण पोषणीयता। नंबर 3 हमारा आता है ऋण पोषणीयता। यह आता है हमारा ऋण पोषणीयता यानी डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ऋण पोषणीयता के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ऋण पोषणीयता के संदर्भ में भी अनेक लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनके आधार पर विकसित देशों, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विकासशील देशों को ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और जो देश बहुत सारे कर्जे में डूबे हुए हैं उनको, और वे गरीब हैं, उनकी स्थिति ऋण को चुकाने की नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक संस्थाएं जो हैं वो उनके कर्ज को माफ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, वो गरीब हैं और ऋण को नहीं चुका पा रहे हैं तो वो उनके ऋण को माफ कर देती हैं। इसीलिए इसके साथ साथ ऋण के सदुपयोग संबंधी परामर्श भी संयुक्त संघ राष्ट्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे कि विकासशील देशों को एक ओर सहायता प्राप्त होती है और दूसरी ओर उनका विकास होता है। अब इसके बाद हमारा आता है चौथा पॉइंट आता है औषधियों से संबंधित सहयोग। औषधियों से संबंधित
मेडिसिन यानी मेडिसिन रिलेटेड कोऑपरेशन औषधियों से संबंधित सहयोग। अब हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये लक्ष्य भी स्वीकार किया कि आवश्यक औषधियाँ यानी आवश्यक औषधियाँ प्रत्येक विकासशील देशों के नागरिकों को सामान्य दर पर उपलब्ध कराई जाएंगी, क्योंकि औषधियों की जरूरत तो सभी को पड़ती है, तो सामान्य दर पर इसको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि उन देशों के सभी नागरिक विविध प्रकार की बीमारियों एवं कष्टों से मुक्ति पा सकें, उनको उससे मुक्ति मिल जाए। इसके लिए विकसित देशों की कंपनियों द्वारा अपने यहाँ से दवा उपलब्ध कराएंगी। कंपनियां जो हैं वो अपने यहाँ से दवा उपलब्ध कराएंगी, जिन पर विकसित देश कोई कर नहीं लगाएंगे और उन पर उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ विकासशील देशों में इन औषधियों के निर्माण में फार्मेसी कंपनी सहयोग करेंगी। औषधियों के निर्माण में फार्मेसी कंपनियां भी सहयोग करेंगी। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में उचित दर पर सभी विकासशील देशों को औषधियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। अब इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट, सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग। संचार के क्षेत्र में सहयोग। सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग। इसमें हमारा आता है कोऑपरेशन इन एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन and communication। information and communication यानी सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग। कम्युनिकेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया कि संपूर्ण विश्व में सूचना एवं संचार के क्षेत्र में भी सूचना एवं संचार के विकास के साथ साथ संचार माध्यमों के विकास में भी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निजी क्षेत्र में सहयोग होना आवश्यक है। इससे सभी देश एक दूसरे को नवीन तकनीकी आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे सूचना एवं संचार के क्षेत्र में उन्नति हो सके। इसलिए ये वाला भी पॉइंट हमारे इसके अंतर्गत आता है कि जिससे सभी देश उन्नति कर सके। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति यानी टेलीफोन लैंडलाइन में एवं एक व्यक्ति सेल्यूलोफोन फोन का प्रयोग करने वाला होगा। इसी प्रकार 100 व्यक्तियों में से कम एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर होगा, तथा वह इसका प्रयोग जानने वाला होगा। और इंटरनेट पर भी ये सुविधाएं यानी इसी प्रकार के आंकड़े होंगे। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे सूचना एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होता रहेगा। अब इन सभी बातों से हमें क्या पता चला कि जो हमारा ये 60 वर्षीय विकास लक्ष्य था, इसके अंतर्गत जो हमें इन सभी पॉइंटों के द्वारा ये जो हमने 8 लक्ष्य कराए हैं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के द्वारा, हमें ये स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 60 वर्षीय विकास लक्ष्यों का निर्धारण व्यापक रूप से किया है और इसमें सभी देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है और इससे उन सभी बिंदुओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए जो कि एक ज्वलन समस्या के रूप में थे। यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है
वो वास्तव में संपूर्ण विश्व का आदर्श होगा। यानी संपूर्ण विश्व जो है वो आदर्श बन जाएगा। और इसके अंतर्गत जिसमें युद्ध, हिंसा, गरीबी, भुखमरी एवं अमानवीय कार्यों का किसी प्रकार का स्थान नहीं होगा। ये सब चीज़ें खुद ही इनसे अलग हट जाएंगी और हमारे देश का विकास पूर्णतः संभव है। अब हमारा आज का टॉपिक बच्चों का यही समाप्त होता है और ये हमारा पूरा हो गया सहस्वर्त की विकास लक्ष्य। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। अब हम कल आपको नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।